नमस्कार दोस्तों, मैं गजेंद्र आप सभी का स्वागत करता हूं आपके YouTube चैनल गजेंद्र मैथ्स पर। बच्चों, मैं आज आपके जो एनटीपीसी का एग्ज़ाम शुरू हो चुका है, फर्स्ट डे और सेकंड डे के जो मैथ्स के क्वेश्चन हैं, सभी शिफ्टों में जो सवाल आए हैं आज मैं उन्हें लेके आया हूं। ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। जो बच्चे अभी नेक्स्ट जिनका एग्ज़ाम होने वाला है तो वो ज़रूर सवालों को देखते जाएँ। जिस तरीके से पेपर हो रहा है, क्या नेचर है। फर्स्ट डे बड़े आसान सवाल आए थे, फिर जैसे ही सेकंड डे में क्वेश्चंस को थोड़ा सा लेंदी कर दिया गया है कैलकुलेशन को। तो हम देख लेते हैं बिना टाइम वेस्ट किए किस तरीके से सवाल आए। आपका प्रीसियस टाइम चल रहा है इस समय तैयारी का, तो जल्दी से आप इन सवालों को एक बार ज़रूर देख लें। मैं स्टार्ट करता हूँ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। और ये जो स्टार्टिंग के कुछ 20 क्वेश्चन हैं, ये मैंने 28 तारीख के यानी 28 दिसंबर के क्वेश्चन मैंने उठाए हैं ये, और ये एकदम ऑथेंटिक सवाल है जो एग्जाम में आए हैं, वही मैं यहाँ पर सवाल को लेके आया हूँ। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन दे रखा है, दो संख्याओं का योग 60 है, दो संख्याओं का योग 60 है और उनका एचसीएफ 12 और एलसीएम 72 है। ठीक है, तो आपसे पूछा है कि उनके व्यतक्रम का योग क्या होगा। व्यतक्रम का मतलब होता है रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल्स का सम पूछा है। तो मैं दो तरीके से सवाल को आपको बताऊंगा। पहला तो ये तरीका है कि मान लिया x एक नंबर है और दूसरा y है, इन दोनों का सम 60 है। क्लियर। फिर कहता है आपसे इनका रेसिप्रोकल का सम बताओ, यानी रेसिप्रोकल अपॉन में चला जाएगा 1/x 1/y इक्वल्स टू, आपसे ये पूछा गया है। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये सॉल्व करके बन जाएगा, इसका क्या करना पड़ेगा आपको, एलसीएम लेना है। एलसीएम का मतलब मल्टीप्लाई करेंगे x इंटू वाई और ऊपर हो जाएगा ये x प्लस वाई, यानी y प्लस x होगा, उसे हम x प्लस वाई लिख देंगे। अब हमारे पास में सम ऑलरेडी गिवन है 60, x की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ पर, ये 12 और ये हो गया 72। ठीक है, सिंपली से हम सॉल्व कर लेंगे तो ये 5 टाइम्स जाएगा ऊपर, तो ये बन जाएगा 5/12। इसका आंसर क्या आ जाएगा 5/72, 5/72। क्लियर। इसको मैं देखो, आसान तरीका यही है, जल्दी करना है, आप इस तरीके से कर लेते हैं। अगर आपसे ये पूछ लेता कि वो दोनों नंबर क्या हैं, अगर सवाल में ये पूछ लेता कि वो दोनों संख्या क्या है, आपसे कहा है कि जोड़ उनका कितना है 60 है। क्लियर, जोड़ कितना है 60 है, दोनों संख्याओं को जोड़ के। और हमें ये ध्यान रखना है कि उनका एचसीएफ 12 है। एचसीएफ 12 का मतलब दोनों संख्या 12 से कटेंगी। अगर मैं ये मान लेता हूँ पहली संख्या 12 है तो दूसरी 48 हो सकती है। अब एचसीएफ तो दोनों का 12 है, लेकिन एलसीएम इनका 72 नहीं है, 48 से 72 नहीं कटेगा। ठीक है, अब नेक्स्ट पेयर पर जाएंगे तो क्या आएगा, नेक्स्ट इसका 12 का मल्टीपल कितना आएगा 24 और ये कितना हो जाएगा 36। अब मैं ये देखता हूं 24 और 36 इन दोनों का सम 60 हो रहा है। क्लियर। एचसीएफ 12 हो रहा है और एलसीएम कितना है, आप एलसीएम निकालेंगे इन दोनों का तो 72 हो जाएगा। अगर आपसे इसी सवाल में ये पूछता कि वो दोनों संख्या क्या है, तो पहली संख्या आपकी 24 है और दूसरी संख्या कितनी है 36 है, जिनका सम कितना हो रहा है 60 हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल। इस क्वेश्चन में कहता है द हाइट ऑफ सिलेंडर इज 14 सेंटीमीटर एंड CSA is 5 to 8 सेंटीमीटर स्क्वायर, देन कैलकुलेट इट्स वॉल्यूम। इसका वॉल्यूम बताइए। ठीक है, वॉल्यूम पूछा है आपसे। 3D का फिगर आया है सिलेंडर से। अब देखो इसमें क्या करना है, आपको सिलेंडर दे रखा है। सिलेंडर आपको मालूम है कि बेस और टॉप इसका सेम होता है, ये हाइट है। हाइट गिवन है आपके पास 14 सेंटीमीटर। क्लियर। अब आपसे पूछा है वॉल्यूम, तो वॉल्यूम निकालने के लिए आपको मालूम है वॉल्यूम यानी आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, ये होगा पाई r स्क्वायर h। क्लियर। अब इसको वॉल्यूम निकालने के लिए h हमारे पास है ऑलरेडी गिवन, हमें r और जरूरत है, r की और जरूरत है, तो हम क्या करेंगे r निकालेंगे। r कहां से मिलेगा, डायरेक्ट r नहीं दिया, इसका CSA दे रखा है। CSA होता है वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, जो 528 सेंटीमीटर बताया है। अब इसका फॉर्मूला पुट करेंगे तो ये होता है 2 पाई r h। 2 पाई आर एच इक्वल टू कितना हो जाएगा 5 to 8। अब यहां से आपको r कैलकुलेट करना है, तो बाकी सारी वैल्यू इसके नीचे चली जाएगी। 5 to 8 अपॉन में 2 पाई, यानी 2 इंटू पाई का मान रखेंगे 22/7, तो 7 ऊपर चला जाएगा। h कितना आ जाएगा 14। ठीक है भाई, सिंपल, इससे जल्दी से कैलकुलेट कर लेना है। ये 2 से कट जाएगा, 2 2 4, 4 से इसे काटेंगे तो 4 एकम 4, 4 तिया 12 और 4 दूनी 8, नीचे कितना रह गया 22। 22 से इसे काटेंगे तो 6 बार कट जाएगा। क्लियर। r का मान कितना आ गया 6 आ गया, r की वैल्यू 6 आ गई, इधर पुट कर देंगे। पाई 22/7, पाई का मान लगाएंगे आप 22/7 इंटू आर स्क्वायर, यानी 6 इंटू 6 और ये हो जाएगा आपका h 14। इसको सॉल्व करेंगे 2 आ जाएगा,
देखो मल्टीप्लाई करना आना चाहिए जल्दी से। 2 का गुणा 22 में करेंगे तो ये 44 बन जाएगा। 44 का गुणा आप कितने में करेंगे? 36 में, 36 में करेंगे। ठीक है, ऑप्शन से हम मैच कर सकते हैं जल्दी से लास्ट डिजिट देख के। अगर आपको पूरा सॉल्व करना है तो आप इसका मल्टीप्लाई करके देख लेंगे, इस तरीके से कर सकते हैं। आपको मैंने एक बार ये बताया भी है, क्लास में भी समझाया है, और मल्टीप्लिकेशन की वीडियो भी पड़ी है मेरे चैनल पे। आप वहां पर 2 डिजिट, 3 डिजिट, 4 डिजिट का मल्टीप्लाई सीख सकते हैं कि एक ही लाइन में कैसे करेंगे। 4 6 24 का 4 हासिल का 2, पहला स्टेप ये होता है। दूसरा स्टेप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 चौक 12 और 4 6 24 यानी हो गया 36 और 2 38, यानी 8 चला जाएगा, हासिल के 3, फिर 4 3 12 और 3 15। तो इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा आपका 1584 सेंटीमीटर क्यूब। आयतन हमेशा किस में आता है? क्यूब में आता है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल। अब ये क्वेश्चन आया है आपका एसआई से, कहता है कि सिंपल इंटरेस्ट ऑन अमाउंट फॉर 2 years इज 500। व्हाट इज द सीआई ऑन द सेम अमाउंट फॉर द सेम टाइम एट द सेम रेट। देखो एसआई की बिना एसआई 2 साल का 10% से 500 रुपए दे रखा है, तो बताइए सीआई कितना होगा। इस सवाल को ऐसे करेंगे, आप फॉर्मूले की जरूरत नहीं है। 2 साल का एसआई बताया उसने 500 रुपए, तो मैं लिख देता हूं फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर। क्लियर? फर्स्ट ईयर का एसआई कितना रहना चाहिए? 500। 2 साल में मिला है तो 1 साल में कितना मिला होगा? 250 रुपए, और दूसरी साल भी 250 रुपए मिला होगा, क्योंकि एसआई क्या रहता है? हर साल सेम रहता है। अगर मैं सीआई की बात करता हूं तो सीआई फर्स्ट ईयर तो 250 रुपए ही मिलेगा, क्योंकि एसआई और सीआई फर्स्ट ईयर के लिए दोनों सेम रहते हैं। सेकंड ईयर के लिए क्या रहा होगा? 250 प्लस इस 250 में भी 10% से ब्याज मिली होगी, तो 250 का आप 10% से ब्याज निकालेंगे तो ये आ जाएगा भाई 25 रुपया। कितना आ जाएगा? 25 रुपया। और आपसे टोटल ये पूछा है कि सीआई 2 साल की कितनी है, तो 250 250 500, 500 में 25 जोड़ देंगे तो आंसर इसका आ जाएगा 525। क्लियर? 525 रुपए सीआई 2 साल का बन जाता है 10% की ब्याज से। इस तरीके से ही करना है आपको ऐसे सवाल। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। देखो अभी जो क्वेश्चन है ये फर्स्ट डे के हैं, 28 तारीख के, जो कि बहुत आसान सवाल थे और कैलकुलेशन भी बहुत ज्यादा नहीं थी, लेकिन डे के हिसाब से परिवर्तन आ रहा है। लंबा पेपर चलेगा, 3 महीने में पेपर खत्म होने वाला है, तो जो आगे बच्चों का पेपर है वो से तैयार रहे कि भाई कैलकुलेशन आ सकती है, बड़े बड़े सवाल आ सकते हैं, जरूरी नहीं है कि इतने आसान सवाल आएंगे। अभी आज की वीडियो में मैं दिखाऊंगा 19-20 सवाल के बाद में जो क्वेश्चन नेक्स्ट डे के हैं उनका लेवल थोड़ा सा बड़ा है। ठीक है, चलो जल्दी से बात करते हैं सवाल के लिए। ये कहता है ट्रायंगल एबीसी, एक ट्रायंगल है एबीसी, उसमें 3 एंगल दे रखे हैं। बेसिक प्रॉपर्टी से सवाल है ये। 3 एंगल का मान अलग अलग दे रखा है, एक का 2x, दूसरे का दे रखा है 3x - 12 और तीसरे का है 5x - 8। आपसे पूछा है कि लार्जेस्ट एंगल क्या होगा। ठीक है भाई, तीनों एंगल का जोड़ आपको मालूम होना चाहिए कितना होता है? 180 होता है। अब तीनों एंगल को हम जोड़ेंगे तो ये बन जाएगा एंगल ए 2x प्लस एंगल बी 3x - 12 प्लस 5x - 18 इक्वस टू आ जाएगा आपका, ये इक्वस टू करेंगे तो ये आ जाएगा आपका इक्वस टू 180। क्लियर? अब इसको फटाक से हम सॉल्व कर लेंगे। 2x 3x 5x, ये बन जाएगा 10x, और ये 12 और -18 ये हो जाएगा 30, 30 उधर जाके जुड़ जाएगा तो 210 बन जाएगा। ठीक है, 0 से 0 कैंसिल आउट, x की वैल्यू आ गई 21। अब x की वैल्यू 21 आ गई। आपसे पूछा लार्जेस्ट एंगल कितना है, आप इधर देखो लार्जेस्ट एंगल ये है। इसमें क्या कर देंगे आप? x की वैल्यू पुट कर देंगे, यानी 5 में x की वैल्यू पुट करेंगे तो 21 का 5 में गुणा करते हैं 210 कितना बन जाएगा? 21 पंजे 105, ये 105 आ जाएगा -18। 105 में से 18 घटाएंगे यानी 15 में से 8 घटाएंगे 7, 87। आंसर कितना आ जाएगा? 87। ठीक है, सबसे बड़ा कोण कितना आ जाएगा? 87। अगर सबसे छोटा पूछा होता तो आप इस पर लगा देते 2x पे, आंसर मिल जाता। अगला सवाल HCF। देखो ये कभी ऐसा इतना आसान सवाल की उम्मीद नहीं की थी हमने, लेकिन ये सवाल आया है। पूछा है आपसे इन दोनों तीनों संख्याओं का HCF क्या है। 56, 28 और 216, इसका HCF पूछा है। ठीक है, HCF सबको आता है, फिर भी मैं आपको ये सिखाना चाह रहा हूं 2-4 सेकंड आप कैसे बचा सकते हैं इस सवाल में। आप ये देखो HCF हमेशा
हमेशा जितनी भी संख्या दे रखी है उसमें या तो सबसे छोटी संख्या होगी एचसीएफ में या उसका कोई फैक्टर होगा। ये आप ध्यान रखें कि एचसीएफ में जितनी संख्या गिवन होती है उनमें से या तो सबसे छोटी संख्या एचसीएफ बनती है या उसका कोई कॉमन फैक्टर बनता है। एलसीएम में क्या होता है कि एलसीएम में जितनी संख्या दे रखी होती हैं, एलसीएम हमेशा या तो सबसे बड़ी संख्या होगा या उसका कोई मल्टीपल होगा, ठीक है, उसका कोई गुणज होगा। ये चीज आप याद रखेंगे। तो 28 हो सकता है, लेकिन 28 से तीनों संख्या कटनी चाहिए। हमें पता है कि 28 में कितना आ रहा है, 4 गुणा 7 आ रहा है। आप 28 से डायरेक्ट भाग नहीं कर पा रहे, तो आप ये देखो कि वो संख्या ये 4 से भी कटे, 7 से भी कटे, तो लेकिन ये 7 से नहीं कटती, 216 है ना। तो अब 7 तो नहीं हो सकता है, 4 से देखो, आप 4 से देखेंगे, 4 से सब कट रहा है, तो यही आपका एचसीएफ हो जाएगा। या तो सबसे छोटी संख्या या उसका कोई कॉमन फैक्टर जो सभी में मिल जाए, यानी 4 सभी में है, तो एचसीएफ कितना हो जाएगा, 4। और इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा 4। अगला सवाल देखो, ये भी आसान सवाल है, परसेंटेज का दिया हुआ है। कह रहा है कि किसी कक्षा में लड़कों और लड़कियों की संख्या क्रमशः 70 और 50 है। मैं इधर लिख देता हूं, लड़के और लड़कियां, लड़के 70 है और लड़कियां 50 है। क्लियर। कहता है उनमें से 50% लड़के और 40% लड़कियां किसी फंक्शन को अटेंड करती हैं। अब देखो इसका कह रहा है 50%। अब आपको मालूम है 50% का मतलब कितना होता है, 1/2। तो मैं कहूंगा कि 70 में से 35 लड़के अटेंड करते हैं फंक्शन को और 40 लड़कियां, 40% लड़कियां, 40% का मतलब हो जाता है 2/5। तो 50 का 2/5 करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 20 लड़कियां अटेंड करती हैं और 35 लड़के करते हैं। आपसे पूछा है कि बताइए कुल कितने विद्यार्थी, कितने बच्चे, कितने % फंक्शन को अटेंड करते हैं। तो टोटल कितने हो जाएंगे, ये टोटल हो गए 55 बच्चे। कितने में से, पहले कितने थे, 70 और 50 यानी 120 बच्चों में से 55 बच्चे फंक्शन में जाते हैं। तो कितना % है, 100 कर देंगे मल्टीप्लाई। इसको सॉल्व करेंगे आप तो ये कट जाएगा 20 से 6 बार और 20 से कट जाएगा 5 बार। ठीक है, इसका आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 5 पंजे 25 और 5 पंजे 25 और 2 27 यानी 275/6। इसका अप्रॉक्सीमेट आंसर निकलेगा, एग्जैक्ट नहीं आएगा। और सवाल में भी यही पूछा था कि लगभग उसका अप्रॉक्सीमेट वैल्यू बताइए। आप इसे 6 से भाग करेंगे तो ये बनेगा आपका 6 चौके 24 और बन गया कितना, 3 35 यानी 6 होता तो 6 3 36, 6 बार कट जाता। तो पॉइंट कुछ करके आएगा, मैं लगभग इसे अप्रॉक्स वैल्यू मान लेता हूं 46%। ठीक है, लगभग 46% बच्चे उस फंक्शन को अटेंड करते हैं। अगला सवाल, इस सवाल में कहता है कि ए की आय 20 से 60% अधिक है। यदि दोनों की आय का योग 5200 रुपए है तो बताइए दोनों की आय का अंतर कितना है। इस सवाल को देखो, बहुत आसान सा क्वेश्चन है ये भी, है ना। परसेंटेज, रेशियो कुछ भी बना दो आप इसे। ए की आय, इनकम ऑफ ए इज ग्रेटर देन 60% मोर देन द इनकम ऑफ बी। तो आप ये मान सकते हैं, देखो 2-3 तरीके हैं। आप पहले तो इसे 60% को चाहो तो परसेंटेज से हटा के फ्रैक्शन में बना लो। 60% का मतलब कितना होता है, 60% का मतलब होता है भाई 3/5। ठीक है, 100 से भाग कर देंगे 3/5। मतलब यह है कि अगर बी ने 5 रुपया कमाया तो ए ने बी से 3 रुपये अधिक कमाए, तो मतलब 8 कमाए। अब इसने गिवन क्या दिया है कि इन दोनों की इनकम का योग, अगर मैं इसका योग करता हूं तो 13 हो जाएगा, जो कि 13 यूनिट किसके बराबर हो जाएगा, 5200 के, है ना। पहले आप 1 यूनिट का निकालेंगे तो ये आ जाएगा 13 चौके 52 यानी 400 रुपए। आपसे पूछा क्या है, ये नहीं पूछा कि उन दोनों ने कितना कितना कमाया है, आपसे पूछा है उन दोनों का डिफरेंस कितना कमाई का। तो डिफरेंस 3 है तो 3 की वैल्यू पूछिए आपसे, 3 चौक 12 यानी 1200 रुपये हो जाएगा। उन दोनों की इनकम का अंतर कितना आ जाएगा, 1200 रुपये। ठीक है, इस तरीके से सोचना है, 10-15 सेकंड के सवाल हैं। अगला क्वेश्चन देखो, जब भी ट्रिग्नोमेट्री से किसी एक सिंगल फंक्शन की वैल्यू दे रखी हो, कॉस, साइन, टेन, कुछ भी, ये सामने वैल्यू दे रखी है, तो आप हमेशा इसे राइट एंगल ट्रायंगल पे अप्लाई कर दो और ये आपका आंसर बन जाएगा। मैं मानता हूं ये थीटा है तो कॉस दे रखा है, और कॉस सबको पता है कि कॉस क्या होता है, कॉस होता है बेस बटे में हाइपोटेनियस। तो ये बन जाएगा 3 5 और ये परपेंडिकुलर आ जाएगा 4। आप पाइथागोरस ट्रिपलेट लगाएंगे तो 3 4 5 का रिलेशन मिल जाएगा। आपसे पूछा टेन थीटा क्या होगा, तो टेन थीटा बन जाएगा भाई, टेन थीटा होता है P/b यानी परपेंडिकुलर 4 और बेस कितना है हमारा 3। आंसर हो जाएगा इसका 4/3। 4/3 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, तो हमेशा याद रखना सिंगल फंक्शन है तो सबसे पहले आप राइट एंगल पे यानी समकोण त्रिभुज पर अप्लाई करके अदर साइड निकाल लेंगे और उसे अप्लाई कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9।
किसी वस्तु का क्रय मूल्य उसके अंकित मूल्य का 75% है, यदि अंकित मूल्य पर 15% की छूट दी जाती है तो बताइए उसे कितना लाभ या हानि परसेंट होता है। ठीक है भाई, देखो इसमें एमपी, सीपी, ये सीपी और ये एमपी, तो इसने कहा है कि एमपी पर 75%, एमपी का 75% है सीपी, मैंने माना कि 75% सीपी है तो एमपी को माना 100%, लेट एमपी इज 100%, तो ये कितना हो जाएगा 75% हो जाएगा। क्लियर है, 75% क्या बन जाएगा सीपी। अब ये कहता है कि जो डिस्काउंट दिया जाता है हमेशा एमपी पे दिया जाता है और कितने परसेंट का दिया है 15% का, तो अगर मैं 100 पे 15% निकालता हूं तो कितना बचेगा 85, जो वस्तु बेची है उसका एसपी कितना हो जाएगा 85%। क्लियर हुई बात, खरीदी है 75% पे, बेची कितने पे 85% पे, तो बताओ क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। प्रॉफिट परसेंटेज पूछा है आपसे, प्रॉफिट कितने का हो रहा है, 75 से 85 की चीज बेच दी तो 10 का हो रहा है, कितने से 75 से गुणा में 100, परसेंटेज बनाएंगे तो प्रॉफिट बटे में सीपी गुणा में 100। 25 से काटेंगे ये 3 बार कटेगा, 25 से इसे काटेंगे तो 4 बार कटेगा, ये आ जाएगा आपका 40 बटे में 3, और 40 बटे 3 का मतलब हो जाएगा 13 सही 1/3%, यानी इस सौदे में उसे 13 सही 1/3% का लाभ होता है। ठीक है, यही इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट सवाल देखो, फर्स्ट डे टाइम एंड वर्क से बड़ा आसान सवाल आया है। नेक्स्ट डे क्या हो गया, इसी को थोड़ा सा टफ कर दिया। आप देखेंगे इसी स्लाइड में, इसी की वीडियो में आपको नेक्स्ट स्लाइड में एक और सवाल मिलेगा, तो किस तरीके से थोड़ा सा लेवल को बढ़ाया है आपको ये ध्यान रखना है बस। इधर कहता है एक्स और वाई, यानी किसी काम को एक्स और वाई मिलकर 12 दिन में समाप्त कर सकते हैं, तथा उसी काम को वाई और जेड मिलकर 18 दिन में समाप्त कर सकते हैं, तथा उसी काम को जेड और एक्स मिलकर 15 दिन में समाप्त कर सकते हैं। कोई एक काम है, दो व्यक्ति अलग अलग करते हैं तो उनका अलग अलग टाइम दे रखा है। तो आप सभी जानते हैं अच्छे से, बेसिक सवाल है कि सबसे पहले क्या करेंगे, टोटल वर्क बनाएंगे एलसीएम लेके। एलसीएम लेना बहुत जल्दी आना चाहिए आपको। ठीक है, देखो मैंने बताया एलसीएम क्या होता है, या तो सबसे बड़ी संख्या या उसका मल्टीपल। सबसे बड़ी संख्या उठा लो 18, बाकी संख्या कट रही है नहीं, पूरा नहीं काट रही है इसे, तो क्या करेंगे अभी देखेंगे। जैसे ये 12 है, अब ये 18 ले लिया हमने, तो क्या बचा है 6 पहुंच गया, 2 बचा हुआ है, तो इसमें 2 का मल्टीप्लाई करेंगे। आप फिर से समझो, 18 में क्या पहुंच चुका है 6 भी है, 3 भी मौजूद है, लेकिन 12 से क्या पहुंचा है 6 दूनी 12 यानी 6 पहुंच चुका है, 2 की जरूरत है। 15 में देखेंगे तो 15 से 3 गुणा 5 होता है, 3 18 में मौजूद है लेकिन 5 नहीं है, तो 5 का यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी ये आ गया आपका 180। एलसीएम कितना आ जाएगा 180। अब 12 से भाग करते हैं, क्यों भाग करते हैं, क्योंकि इसका 1 डे वर्क निकालना है। 12 से भाग करेंगे 180 में तो कितना बन जाएगा, यहां से देखो 6 यहां से निकाल दो, 12 6 3 15, कितना आ जाएगा 15। ऐसे डिवाइड करना भी आसान होता है। अब मुझे 18 से भाग करना है तो 18 तो कट गया, बचा कितना 10, तो ये 10 बार जा रहा है। 15 से करेंगे तो 3 3 पंजे 15 यानी 6 दूनी 12, ये आ जाएगा आपका 12। मैंने ये निकाल लिया 1 डे वर्क। सबका अपना अलग अलग तरीका, आपको और तरीके से अच्छा लगता है तो आप वैसे कर सकते हैं, मुझे ये ज्यादा पसंद है, मैं इस तरीके से करता हूँ एलसीएम। तो यहां से ये तीनों का 1 डे वर्क आ रहा है, ये क्या आया 1 डे वर्क। मैं जल्दी से कर देता हूं। अब देखो यहां से सबको जोड़ेंगे तो ये सब 2-2 बार आ रहा है, एक्स वाई और जेड सबका 2-2 बार आ रहा है, और इसको मैं टोटल करता हूं तो ये हो जाएगा 12 27 और 10 37, यानी डबल है 37, लेकिन हमें क्या चाहिए सिंगल करवाना है, एक्स प्लस वाई जेड। तो क्या कर देंगे 37 को 2 से भाग करेंगे, ये तीनों का x प्लस वाई प्लस जेड का एक दिन का काम आ जाता है 37/2 यूनिट। अब ये कहता है कि टोटल काम कितने दिन में करेंगे तीनों, टोटल काम कितना है 180, यानी x वाई जेड मिलकर तीनों उस पूरे काम को कितने दिन में करेंगे, काम 180 है और ये एक दिन में करते हैं 37/2। इसको आप सॉल्व करेंगे 360/37, ऑप्शन पर डिपेंड करेगा, आगे भी है तो आप भाग कर लेंगे इसमें, वरना यहीं पर छोड़ देंगे। 360/37 दिन में तीनों मिलकर काम कर सकते हैं। ये आसान था, इससे बड़ा क्वेश्चन और है, इसी में देखेंगे बाद में जब आएगा। अगला सवाल कहता है कि एक आयत की लंबाई चौड़ाई का 2 गुना है, इसका परिमाप बताओ। बहुत बेसिक सवाल दिया है, कहता है कि लंबाई और चौड़ाई, लंबाई 2 गुनी है, मैंने कह दिया लंबाई 2 है चौड़ाई 1 है। इसका परिमाप सबको मालूम होना चाहिए क्या होता है, 2l प्लस बी, यानी पेरीमीटर 48 दे रखा है, तो 2 से काटेंगे l प्लस बी बराबर आ जाएगा 24। l प्लस बी बराबर 24 आ गया,
एल को मैंने 2 माना है और बी को 1 माना है, तो ये कितना बन गया 3 यूनिट। 3 यूनिट का मतलब कितना 24, तो 1 यूनिट का मतलब कितना हो जाएगा 8। अब 1 यूनिट का 8 मतलब हो गया, तो ये इसकी चौड़ाई कितनी हो जाएगी 8 सेंटीमीटर और लंबाई कितनी हो जाएगी 16 सेंटीमीटर। क्लियर। और आपसे पूछा क्या है इसका क्षेत्रफल। क्षेत्रफल क्या होता है इसका, लंबाई इंटू चौड़ाई, एल इंटू बी। तो ये हो जाएगा आपका 8 गुणा में 16 और 16 अट्ठे 128, 16 अट्ठे 128 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन। मेरी कोशिश यही है कि मैं कम समय में आपको ज्यादा से ज्यादा सवाल करवा पाऊं, ठीक है, इसलिए मैं जल्दी से सॉल्व करता जा रहा हूं। ये कह रहा है 80 वस्तुओं का विक्रय मूल्य, एसपी ऑफ 80 आर्टिकल, 80 आर्टिकल का एसपी इज इक्वल टू द सीपी ऑफ 60 आर्टिकल। ऐसे फटाक से बना लो इसे, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, 0 से 0 कट जाएगा। अगर मैं इसका रेशियो बनाता हूं एसपी अपॉन में सीपी, तो ये बन जाएगा 6 अपॉन में 8, और छोटा कर सकते हैं तो ये बन जाएगा 3 अपॉन में 4। यानी यहां से ये निकलता है कि किसी वस्तु को 4 रुपए में खरीदा, 4 रुपए में खरीदा और बेच दिया कितने में, 3 में। तो बताओ क्या हुआ, प्रॉफिट या लॉस। 4 की चीज 3 में बेच रहा है तो बिल्कुल क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। अब आपसे पूछा है कि लॉस परसेंटेज बताइए। 4 रुपए की चीज 3 में बेची, 1 का लॉस, सीपी कितना 4 गुणा में 100, ठीक है, 1/4 का मतलब हो जाता है 25%। इस सौदे में उस व्यक्ति को 25% की हानि होती है। 25% इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अगला सवाल देखो, ये फेल और पास वाला सवाल है, ये आसान पूछा है। कभी कभी 2 स्टूडेंट का डाटा दे देता है कि एक फेल हो जाता है एक पास हो जाता है, लेकिन इसमें सिर्फ एक दिया है। कह रहा है कि द पासिंग परसेंटेज ऑफ ए एग्जाम इज 30। पासिंग जो परसेंटेज है वो 30% पर कोई बच्चा उसमें पास होता है, बट ए स्टूडेंट गॉट 20% मार्क्स, एक बच्चे को 20% मार्क्स मिलते हैं एंड ही फेल्ड बाई 72 मार्क्स, यानी वो 72 नंबर से फेल हो जाता है। मतलब ये बना इसका कि अगर उसके 72 नंबर और आते तो वो पास हो जाता, मतलब 30% में बन जाता अगर 72 नंबर और होते। कैलकुलेट द मैक्सिमम मार्क्स, हमेशा याद रखना कि कोई भी परीक्षा होती है उसके मैक्सिमम मार्क्स जो होते हैं वो 100% होते हैं। चाहे वो 10 नंबर का पेपर हो, चाहे 50 नंबर का पेपर हो, वो परसेंटेज में कितना होगा, 100% होगा। तो आप ये देखेंगे यहाँ से कि इनका डिफरेंस कितना आ रहा है, 10%। 10% का जो अंतर है वो कितने नंबर के बराबर है, 72 मार्क्स के बराबर है। और आपसे पूछा कि 100% की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 10 की 72, तो 100 के लिए क्या कर देंगे आप, एक 0 और चिपका देंगे इसके पीछे, तो 270 मार्क्स इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई। अगला सवाल, रेशियो से क्वेश्चन आया है। देखो इस सवाल को अच्छे से समझेंगे। रेशियो, प्रोपोर्शन, पार्टनरशिप और एज प्रॉब्लम, मिक्सचर, एलिगेशन, ये चारों चैप्टर ऐसे हैं कि रेशियो पर डिपेंड करते हैं। अगर आपने रेशियो अच्छे से पढ़ रखा है तो इसमें कोई दिक्कत नहीं बनेगी। चलो इस सवाल को हम देखते हैं। कहता है कि मेल और फीमेल, मेल और फीमेल, मेल और फीमेल की बात करता है। चलो ब्लैक ही रहने देते हैं, वाइट। मेल और फीमेल का रेशियो दे रखा है 2:3, 2:3 में पुरुष और महिलाएं हैं। ड्यू टू ज्वाइनिंग ऑफ 300 फीमेल्स दिस रेशियो बिकम 2:5। कहता है कि जो आदमी थे, पुरुष थे, वो 2 अनुपात में थे, महिलाएं 3 अनुपात में थी। इसमें 300 महिलाएं और ज्वाइन कर लेती हैं तो ये अनुपात 2:5 हो जाता है। ध्यान से समझेंगे भाई कि इसमें अगर 300 महिलाएं और ऐड हो जाती हैं तो ये रेशियो कितना हो जाता है, 2:5 हो जाता है। सबसे पहली कंडीशन ये होती है कि जिस चीज को हम मिलाते हैं तो सिर्फ उसी के रेशियो में परिवर्तन होना चाहिए, जिसको हमने नहीं मिलाया है वो रेशियो हमारा सेम होना चाहिए। तो आप देखेंगे पुरुष पहले 2 थे 2 के अनुपात में, अब भी 2 के अनुपात में। क्लियर, पहले भी 2 के अनुपात में थे, अब भी 2 के अनुपात में। तो यहां से आपको देखना यह है कि जो फीमेल थी वो 3 थी, अब कितनी होगी, 5 हो गई हैं। ठीक है, देखते हैं भाई, 3 से कितनी होगी, 5, बिल्कुल सेम सही है। अब यहां से कितना परिवर्तन हुआ, 2 का। 2 का परिवर्तन किसके बराबर है, 300 महिलाओं के बराबर है। 2 का परिवर्तन 300 महिलाओं के बराबर है। 1 का मतलब कितना हो जाएगा, 150। और आपसे पूछ रहा है कि स्टार्टिंग में, प्रारंभ में कितनी महिलाएं थी। तो प्रारंभ में तो 3 महिलाएं थी, मतलब 3 रेशियो में थी। 1 रेशियो का मतलब 150, तो 3 का मतलब कितना हो जाएगा, 450, यानी 450 महिलाएं स्टार्टिंग में थी उसमें। पुरुष पूछता तो कितना हो जाता, 300।
आपका पूछता तो ये रेशियो काउंट करते हैं। ठीक है, अगला सवाल इस क्वेश्चन में कहता है किसी धनराशि पर 15% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज 3225 रुपए हो जाता है, तो बताइए कैलकुलेट दैट अमाउंट। तो आपसे प्रिंसिपल पूछा गया है। इस सवाल को हम बहुत अच्छे तरीके से करेंगे। देखो इसमें कोई फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है, आपसे ये पूछा है कि वो पैसा कितना है। किसी धनराशि पूछी है, जब भी 2 वर्ष का CI काउंट हो रहा है तो आप इस पे इस तरीके से लगा सकते हैं। अगर हम सिंपल ये बात करते हैं कि CI जो रही है वो 2 साल के लिए कितनी रहेगी, पहली साल तो 15%, दूसरी साल 15% प्लस 15% पर 15%, यानी जो सक्सेसिव इंक्रीजमेंट होता था आपने सीखा था उस तरीके से, जैसे कि x प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई अपॉन 100। आप यहां से इस सवाल को बना सकते हैं। यानी टोटल जो ब्याज मिली है उसे 15% प्लस 15% प्लस 15 यानी 225 बटे में 100, तो ये टोटल आ जाएगा 15 30 और ये हो जाएगा आपका 2.25 यानी 32.25% की ब्याज मिली है। मैं डायरेक्ट इस सवाल को कर रहा हूं क्योंकि प्रिंसिपल हमेशा क्या होता है, प्रिंसिपल 100% होता है। मैं इस सवाल को परसेंटेज पे ले जा रहा हूं। ठीक है भाई, उसे 2 साल के अंदर CI काउंट करने के बाद 32.25% ब्याज मिली है, जिसकी कीमत दे रखी है कितनी, जिसकी कीमत है 3225। क्लियर। अब आप यहां से 1% की वैल्यू निकालेंगे तो यहां से पॉइंट हटाएंगे, 100 नीचे आएगा और ये पूरा कट जाएगा, 100 उधर चला जाएगा। 1% का मतलब हो जाएगा 100 रुपए। 1% का मतलब 100 रुपए हो गया। आपसे प्रिंसिपल पूछ रहा है, प्रिंसिपल का मतलब 100% पूछ रहा है, तो इसमें आप 100 में 100 से गुणा कर देंगे तो ये बन जाएगा आपका 10,000 रुपए। यानी जो प्रिंसिपल था वो कितना था, 10,000 रुपए था। ठीक है भाई, इस तरीके से हम इस सवाल को आसानी से कर सकते हैं। अगला सवाल कहता 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या बताइए जिसे 7 से भाग करें तो 6 शेष प्राप्त होता है। सब बच्चे से आसानी से कर लेंगे। अगर ऑप्शन हमारे पास है तो करना बहुत जल्दी, मतलब कुछ ही सेकंड में हम इसका आंसर चेक कर सकते हैं ऑप्शन से। लेकिन ऑप्शन नहीं है तो मैं आपको बता देता हूं कैसे करेंगे। 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या, तो 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या होती क्या है भाई, ये होती है 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या। लेकिन ये कह रहा है कि इसको जब 7 से भाग करते हैं तो 6 शेष प्राप्त होना चाहिए। अगर इसमें से मैं कुछ भी घटाता हूं तो संख्या 4 में हो जाएगी, 4 डिजिट में बन जाएगी, लेकिन चाहिए कितने में, 5 डिजिट में। तो मुझे ये पता लग रहा है ये 7 से तो कटता नहीं है, इससे आगे होना चाहिए कोई नंबर। तो पहले इसमें 7 से भाग करके देख लेते हैं हम। 7 से भाग करेंगे, 7 एकम 7 बचेगा 3, इधर से 0, 7 चौके 28 और ये बचेगा आपका 2 बार जाएगा 14, फिर से बचेगा 6, 0, तो ये हो जाएगा आपका 7 अट्ठे 56, 7 अट्ठे 56, मतलब ये बचा 4 शेष। अगर मैं 10,000 को 7 से भाग करता हूं तो 4 शेष बचता है, लेकिन मुझे शेष कितना बचाना है, 6 शेष 6 बचाना है। तो 6 बचाने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ 2 ऐड करना पड़ेगा। मतलब अगर ये मेरी संख्या 2 ज्यादा होती, अगर ये संख्या 2 ज्यादा होती यानी 10,002 होती तो इस संख्या को 7 से भाग करते तो रिमाइंडर कितना आ जाता, हमारे पास 6 रिमाइंडर आ जाता। और यही इस सवाल का राइट आंसर है कि 10,002 आंसर है। मतलब इसको हम 7 से भाग करेंगे तो 6 शेष प्राप्त होगा। ठीक है, चलो ये सवाल भी पैरेललोग्राम से आया है। समांतर चतुर्भुज का मतलब होता है आमने सामने की भुजाएं क्या होती हैं, पैरेलल होती हैं और इक्वल होती हैं। इसकी एक प्रॉपर्टी होती है कि इसके आसन्न कोण, यानी इसे कहते हैं एडजेसेंट एंगल। ये एंगल और ये एंगल, इन दोनों का जोड़ कितना होता है, 180। इन दोनों का जोड़ होता है 180 और इनका रेशियो दे रखा है 3:6। ये 3 और 6, यानी इन दोनों को जोड़ा तो ये 9 बन गया। 9 किसके बराबर है, 180 के बराबर है। तो 9 दूनी 18, 1 का मतलब आ जाएगा 20 डिग्री। और आपसे पूछा है कि सबसे छोटा कोण कौन सा है, सबसे छोटा कोण क्या हो जाएगा, 3 का गुणा कर दो 20 में तो ये आ जाएगा आपका 60 डिग्री। 60 डिग्री इस सवाल का सही आंसर बन जाएगा। क्लियर। सिर्फ एक छोटी सी प्रॉपर्टी है कि एडजेसेंट एंगल का सम कितना होना चाहिए, 180 होना चाहिए। वहीं पे हम इसे पुट कर देंगे, आंसर आ जाएगा। बहुत बेसिक सवाल है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ट्रिग्नोमेट्री से आया है। पहले दिन बड़े बेसिक से सवाल आए थे ट्रिग्नोमेट्री से, उनमें से एक ही है। कहता है कि 5 sin 15, ठीक है भाई, फिर sec 75 प्लस 2 tan 45। अब आप ये देखो कि वैल्यू किसकी डायरेक्ट पुट कर सकते हैं, 45 की, लेकिन 15 की और 75 की तो वैल्यू आपको याद नहीं है। तो आप एक चीज देखेंगे कि ये जो sec 75 लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है 1/cos 75। क्या मतलब है इसका, मैं इसको हटाऊंगा तो ये क्या आ जाएगा, 1/cos 75। और cos 75 को 90 से हम
घटाते हैं 90 से कोई भी एंगल घटाते हैं तो क्या होता है, फंक्शन चेंज हो जाता है। तो cos 75 किसके बराबर आ जाएगा, sin 15 के बराबर आ जाएगा, यानी cos 75 बराबर sin 15। तो sin 15 से sin 15 कट जाएगी, बड़ा बेसिक सवाल है, यहाँ से 5 बचेगा और इधर से क्या हो जाएगा, tan 45 की वैल्यू 1 होती है तो यहाँ से ये 2 आ जाएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा 7, इसका सही आंसर हो जाएगा 7। आप एक चीज याद रखेंगे, अगर आप ऐसे लिखते हैं cos 90 माइनस थीटा तो ये बनता है भाई sin थीटा, sin थीटा। अगर आपने लिखा sin 90 माइनस थीटा तो ये बनता है आपका cos थीटा। ऐसे ही सब पे बाकी फंक्शन पे भी अप्लाई होता है। ट्रिग्नोमेट्री मैंने नहीं पढ़ाया है, आगे भी मैं क्लास लूंगा, यूट्यूब पे भी क्लास लूंगा, तब मैं सारी चीजें ये क्लियर कराऊंगा। ठीक है, फंक्शन कैसे चेंज करते हैं। अब देखो सीक्वेंशियल डिस्काउंट दे रखा है, क्रम से क्रमागत है ना, किसी वस्तु पर 2 छूट दे रखी है क्रम से 20 और 28 की, तो इसका समतुल्य छूट बताओ, इक्विवेलेंट डिस्काउंट हर बच्चा जानता है। कह रहा है कि पहले 20% की छूट दी तो 100 से कितने पे बेचा, 80 पे, मैं इसे छोटा करूंगा तो 10 से 8 पे बेचा। दूसरी छूट देता है 10% की, यानी 10 से 9 पे बेचा। इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 10 इंटू 10 यानी 100 और इसका करेंगे 8 × 72। 100% की चीज को 72% पे बेचता है तो कितने परसेंट का डिस्काउंट ले रहा है, 28% का। इक्विवेलेंट डिस्काउंट कितनी हो जाएगी, 28% हो जाएगी। आप इसे ऐसे भी कर सकते हैं कि पहला डिस्काउंट प्लस दूसरा डिस्काउंट माइनस पहला दूसरा अपॉन में 100%, तब भी इसका आंसर कितना आएगा, 28% आएगा। 28% इज द राइट आंसर। चलो ये सब बेसिक सवाल थे, ये सब क्या थे, बेसिक सवाल थे। देखो ये भी सवाल कर लेते हैं, कह रहा है कि द प्रिंसिपल वैल्यू इज 5000 एंड सिंपल इंटरेस्ट इज 1500 एट द रेट ऑफ 10%। ये कितना होना चाहिए, 10%, यहाँ पर 10% है। 10% वार्षिक ब्याज की दर से 1500 रुपये प्राप्त होते हैं तो समय ज्ञात कीजिए। देखो कितने अच्छे तरीके से हम करेंगे इस सवाल को। 500 रुपया दे रखा है, 5000 रुपये प्रिंसिपल है, 5000 रुपये प्रिंसिपल दे रखा है। अब कहता है कि 10% ब्याज से जो पैसा मिलता है ब्याज का वो 1500 रुपये मिलता है। क्या मिलता है भाई, 1500 रुपये प्राप्त होता है। तो बताइए कितने टाइम के लिए दिया। मैं सिंपल इसे परसेंटेज पे ही कैलकुलेट कर दूंगा, बाकी तो आसान है। आप चाहो तो इसमें फॉर्मूला लगा सकते हैं, कौन सा वाला, SI = PRT अपॉन में 100। PRT अपॉन में 100 लगाएंगे तो आपको टाइम मिल जाएगा, क्योंकि बाकी सारी चीजें गिवन है। ठीक है, मान लो कि अगर आपको फॉर्मूला लगाने का मन नहीं है, परसेंटेज पर कैसे काउंट करेंगे। 1500 ब्याज मिली कितने पर, तो मैं टोटल ये निकाल लेता हूं कि जो मुझे ब्याज मिली है वो कितने % मिली है। 1500 रुपये ब्याज कितने पे मिली है, 5000 पे। ठीक है भाई, अब इसको मैं गुणा करूंगा 100 से, तो ये बन जाएगा 2 जीरो कट गया और इससे ये कट जाएगा, यानी 5 × 15 30, ये बन गया 30%। अब मुझे बताओ 10% का हिसाब है सिंपल इंटरेस्ट, हर साल 10% हो रहा है तो 30% होने के लिए कितना टाइम चाहिए, 3 साल। भाई एक साल में 10% ब्याज आती है, दूसरी साल 10% आएगी, तीसरी साल 10% आएगी, तो टोटल ब्याज कितनी आ रही है, 30%। तो समय कितना होना चाहिए, 3 साल होना चाहिए। आप इधर अप्लाई करेंगे तब भी आंसर इसका कितना आ जाएगा, 3 ईयर आ जाएगा। तो ये भी एक अच्छा तरीका है परसेंटेज से करने का। अगला सवाल देखो, अब ये क्वेश्चन जो है ये नेक्स्ट डे के हैं, सेकंड डे के हैं। अब इसमें थोड़ी सी कैलकुलेशन बढ़ती है, क्वेश्चंस का लेवल थोड़ा सा बढ़ता है। अभी तक हमने जो सवाल किए थे वो फर्स्ट डे के थे, तो आसान से थे, बेसिक कैलकुलेशन थी। ये भी ज्यादा टफ नहीं है। कहता है एक मिश्रण है, उसमें अल्कोहल और पानी का अनुपात, एक मिश्रण है उसमें अल्कोहल और वाटर का अनुपात है 6:5, 6:5। 15 लीटर अल्कोहल उसमें मिला दिया जाता है, 15 लीटर अल्कोहल मिला दिया जाता है, तो उसका अनुपात कितना हो जाता है, 3:2 हो जाता है भाई, 3:2 हो जाता है। ठीक है, तो बताइए प्रारंभिक मिश्रण की मात्रा कितनी थी। बहुत ध्यान से देखने की जरूरत है इस सवाल को, मैं किस तरीके से बता रहा हूं। देखो जिस चीज को मिलाते हैं, मिश्रण का नियम है कि मान लो अगर मिक्सचर में मैंने एक पार्ट मिलाया है तो परिवर्तन सिर्फ एक ही पार्ट में होना चाहिए, जैसे अभी महिला पुरुष वाले में हमने किया था। अगर हमने अल्कोहल मिलाया तो अल्कोहल का रेशियो चेंज होना चाहिए, इस पर कोई परिवर्तन नहीं आना चाहिए वाटर पे। लेकिन यहां तो दोनों चीज चेंज हो रही है भाई, 6:5 था 3:2 हो गया। तो आप करेंगे क्या, सबसे पहले जिस चीज को नहीं मिलाया गया है उसको बराबर करेंगे। तो इस सवाल में पानी नहीं मिलाया गया है, तो मतलब पानी का अनुपात दोनों जगह क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो आप इसको और इसको सेम बनाएंगे। सेम बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सेम बनाने के लिए आपको इस 2 का मल्टीप्लाई इसके साथ करना पड़ेगा और 5 का मल्टीप्लाई नीचे करना पड़ेगा।
तो अब इसकी वजह से क्या होगा, नया रेशियो बनेगा और नया रेशियो आपको दिखाई देगा 2 का गुणा होगा 6 में तो 12 और ये बन जाएगा आपका 10। 5 का गुणा करेंगे तो 5 3 15 और ये बन जाएगा आपका 10। 10 इधर 10 इधर, क्लियर, बिल्कुल सही है। अब आप देखो कि मिलाया क्या है, एल्कोहल मिलाया तो 12 था, अब हो गया 15। कितना मिलाया यहाँ से 3, और 3 की वैल्यू सवाल में कितनी दे रखी है 15 लीटर। 3 की वैल्यू कितनी दे रखी है 15 लीटर। 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5 लीटर। और आपसे पूछा कि स्टार्टिंग में कितना मिश्रण था। अब ये रेशियो खत्म हो चुका है आपका, अब इस पे काम करेंगे। इनिशियल रेशियो कितना बनना है 12 और 10, टोटल मिला के कितना हो रहा है 22। 1 का मतलब 5 लीटर तो 22 का मतलब कितना हो जाएगा 22 पंजे 110 लीटर। इस सवाल का सही आंसर क्या आ जाएगा 110 लीटर। आपसे ये पूछा है कि 110 लीटर मिश्रण था। आपसे पूछता है कि एल्कोहल कितना था, वाटर कितना था, तो आप 1 यूनिट निकाल चुके हैं, 5 लीटर के बराबर है, तो 12 यूनिट किसके बराबर है 5, 10 यूनिट किसके बराबर है, आप उसको सीधा सीधा अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, ये बेस्ट तरीका है करने का। बाकी आप इसमें प्लस करके भी कर सकते हैं, लेकिन इक्वेशन बनेगी, इक्वेशन को नहीं बनाना है। चलो आगे सवाल देखते हैं। द सीपी ऑफ 8 आर्टिकल्स, बिल्कुल सेम अभी एक हम क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट डे भी देखो सेम आया है, फर्स्ट डे भी ऐसा सवाल आया, नेक्स्ट डे भी सेम आया है। कहता है कि 8 वस्तुओं का क्रय मूल्य सीपी ऑफ 8 आर्टिकल्स इक्वल्स टू एसपी ऑफ 5 आर्टिकल, देन कैलकुलेट द प्रॉफिट एंड लॉस परसेंट इन दिस बिजनेस। तो मैं रेशियो बनाऊंगा, ये बन जाएगा सीपी अपॉन में एसपी, यानी एसपी को इधर लेके आ रहे हैं, 8 इधर चला जाएगा, तो ये बन जाएगा 5/8। आपको सीधा दिखाई दे रहा है कि कोई वस्तु 5 रुपए में खरीदता है, 8 में बेच देता है, तो यहां से क्या हुआ प्रॉफिट। तो प्रॉफिट परसेंटेज क्या बनेगी, कितने रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, 5 की चीज 8 में बेच के 3 रुपया, गुणा में 5 गुणा और इंटू 3 अपॉन में 5 गुणा में 100, तो इसको हम काटेंगे तो ये बन जाएगा 20, और 20 का गुणा 3 में कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका 60%। इस बिजनेस में उसे 60% का क्या हो जाता है, लाभ हो जाता है। ठीक है, आसान सी कैलकुलेशन है, हमेशा याद रखना कि जितना लाभ होता है ऊपर, नीचे रखा जाता है सीपी, गुणा कर देते हैं 100 से। अगला सवाल, हाँ जैसा कि देखो मैं चर्चा कर रहा था, टाइम एंड वर्क का सवाल मैंने अभी पहले कराया है, बड़ा आसान था, बेसिक सवाल था। ये भी आसान है, उसी को सिर्फ आपको कैलकुलेशन बढ़ाने के लिए, टाइम वेस्ट करने के लिए इतना बड़ा सवाल बना दिया है। करते हैं इसे भी। अब देखो स्पीड थोड़ी तेज होनी चाहिए। कहता है कि ए बी सी मिलकर किसी काम को, मैं यहाँ बनाता हूँ ए बी और सी मिलकर किसी काम को 5 दिन में निपटा देते हैं। अगर बी सी और डी मिलकर काम करते हैं तो वही काम वो कितने दिन में कर पाते हैं, 10 दिन में, 10 दिन में कर लेते हैं। फिर कहता है कि सी डी बी मिलकर उस काम को 15 दिन में करते हैं। सी बी और डी मिलकर उस काम को 15 दिन में करते हैं। एक और इक्वेशन दे रखी है, अगर डी ए बी, अब कौन कर रहा है डी प्लस ए प्लस बी, अगर ये तीनों मिलकर करते हैं तो उसी काम को 30 दिन में कर देते हैं। भाई 4 इक्वेशन दे रखी है इसमें। तो कह रहा है कि अगर चारों एक साथ मिलकर काम करें, अभी तो 3 दिन कर रहे हैं, चारों इकट्ठा काम करते हैं, उस सवाल को कितनी देर में कर लेंगे। तो आपको करना क्या है, फिर से वही बेसिक काम, पहले इसका एलसीएम लेना है। आप एलसीएम देखेंगे जल्दी से, सबसे बड़ी संख्या कितनी है 30। मैंने कहा था सबसे बड़ी संख्या एलसीएम में जरूर होगी। बाकी संख्याओं को देखो 5 से 30 कटता है, बिल्कुल कटता है, 10 से कटता है, 15 से कटता है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा भाई एलसीएम हो जाएगा 30। एलसीएम कितना हो जाएगा 30। अब भाग लगाएंगे तो 5 6 30 और ये हो जाएगा आपका, मैं कलर चेंज कर देता हूं इसका, ये 6 बार जाएगा। 10 से भाग लगाएंगे तो 3 बार जाएगा और 2 बार और 1 बार, यानी ये सबका वनडे वर्क आ गया, वनडे वर्क आ गया चारों का। अब मुझे क्या करना है, सबसे पहले इनको जोड़ना है। तो आप जोड़ने में देखेंगे ए और एक बार और ए होगा, देख जाओ क्या लिखा हमने, ए बी सी डी और सी डी बी और ए डी बी, ए बी, देखो ए बी सी हो गया एक बार, बिल्कुल सही है, बी सी डी हो गया, और कहाँ गया सी डी बी और ए डी बी, यानी एक जगह और ए होना चाहिए था, कहीं एक जगह और ए होना चाहिए। चलो मैं इसे मान लेता हूँ, इसमें ए होना चाहिए, क्योंकि बी कितनी बार हो रहा है, 4 बार, नहीं 4 बार नहीं होगा बी, इसमें ए बना देते हैं सवाल में, उसमें एरर टाइप कर दिया है। अब इसको हम जोड़ेंगे तो 3 बार आएगा सब, तो 3 कॉमन आ जाएगा। जैसे 3 कॉमन आएगा तो यहाँ पर ये a प्लस बी प्लस सी प्लस डी, ठीक है, इतना बन जाएगा। इक्वल्स टू सभी का एक दिन का काम कितना हो जाएगा, ये बनेगा आपका 6 और 3 9, 9 3 12, यानी ये बन गया 12 काम।
अब 3 से इसे हम डिवाइड करेंगे तो बन जाएगा 3 चौक 12 4, यानी अब ये मतलब में निकलता है कि ए बी सी डी चारों मिलकर एक दिन में 4 काम समाप्त करते हैं। तो आपसे पूछा कि टोटल काम है 30, टोटल काम को चारों एक साथ काम करते हैं तो कितने दिन में कर लेंगे? ये कर देंगे आपके 4 सत्ते 28, 7 सही 1/2 दिन में। चारों मिलकर उस काम को 7 सही 1/2 दिन में समाप्त कर सकते हैं। ठीक है भाई, अगला सब। अब देखो ये क्वेश्चन कह रहा है किसी आंकड़ों का माध्य माध्यिका और माध्य और माध्यिका का अनुपात 4:5 है, तो उसका बहुलक और माध्यिका अनुपात बताइए। आपसे क्या पूछ रहा है भाई? बहुलक और माध्यिका अनुपात पूछ रहा है। तो आप इसमें क्या लगाएंगे? इसमें आपको पता होना चाहिए फॉर्मूला क्या होता है। सबसे पहले आप फॉर्मूला बनाएंगे किसका? इसका मीन, मीडियन और मोड, इनका तीनों का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। ये होता है आपका मोड इक्वल्स टू 3 मीडियन माइनस 2 मोड हो गया मीडियन और मीन, ये इसका फॉर्मूला होता है। ठीक है, मोड इक्वल्स टू क्या होता है? 3 मीडियन माइनस 2 मीन। इधर लाएंगे तो प्लस हो जाएगा। इस फॉर्मूले से हम इस सवाल को आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, तो पहले स्टार्टिंग में बताता है कि मीन और मीडियन इनका रेशियो दे रखा है 4 और 5। ठीक है, 4 और 5। आप मान लो ये 4x है और ये 5x है, मैंने मान लिया 4x और 5x है। तो आपसे रेशियो पूछता है फाइंड द रेशियो ऑफ मोड एंड मीन का। आपसे पूछ रहा है किसका? मोड का और मीन का। तो आप क्या करेंगे? इसमें वैल्यू पुट कर देंगे हम मीन की। मीन कितना है हमारे पास में? 5x है और मीडियन कितना है? 4x। तो ये यहां से बन जाएगा, मोड को मैं कैलकुलेट कर रहा हूं इस फॉर्मूले से, ये मोड बन जाएगा आपका 3 गुणा में मीडियन, यानी मीडियन कितना माना है? 5x गुणा में 5x। ठीक है, माइनस 2 इंटू मोड मीन, और मीन कितना दे रखा है? 4x, तो ये हो जाएगा आपका 4x। ठीक है भाई, 15x माइनस 8x, तो ये बन जाएगा आपका 7x। यानी मेरे पास मोड आ गया कितना? 7x। अब इन रेशियो किसका पूछा है? मोड का, तो मोड की वैल्यू 7x पुट कर देंगे। और मीन कितना दे रखा है? मीन ऑलरेडी हमारे पास दे रखा है। मीन कितना दे रखा है भाई? 4x दे रखा है, तो ये बन जाएगा 4x। आपसे रेशियो पूछा है तो बन गया 7 और 4 का। ठीक है, ये बन जाएगा 7 और 4 का। इस फॉर्मूले पर डिपेंड क्वेश्चन था, है ना, ये आपको पता होना चाहिए। अभी क्या चेंज हो सकते हैं स्टैटिक्स वाले चैप्टर में? अभी तो ये डायरेक्ट फॉर्मूले पे दे दिया, आपको सारी चीजें पूछ सकता है। मीन कैसे निकालते हैं, वेरिएंस कैसे निकालते हैं, है ना, स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे निकालते हैं, ये सारी चीजें आपको मालूम होनी चाहिए। मैं इस पर एक वीडियो अभी लेके आऊंगा, कुछ बच्चों ने पढ़ रखा है और मैं भी कोशिश कर रहा हूँ कि इसे अच्छे से मैं एक्सप्लेन कर पाऊँ इस चैप्टर को, स्टैटिक्स वाले को। चलो अगला सवाल देखते हैं, जल्दी से खत्म करते हैं, काफी टाइम होता जा रहा है। कह रहा है कि इफ द रेशियो ऑफ मीन एंड मीडियन ऑफ डाटा, ये हो चुका है, अभी तो किया है हमने। आगे सवाल देखते हैं, 2 बार कैसे आ गया। इन ए एग्जामिनेशन 50% स्टूडेंट पास्ड इन इंग्लिश एंड 35 इन मैथ्स एंड 20% इन बोथ। देखो ये सवाल क्या है भाई? ये सवाल अच्छा सवाल आया है, इसको हम कैसे करेंगे? ये क्वेश्चन है आपका वेन डायग्राम से रिलेटेड। किसी परीक्षा में 55% छात्र अंग्रेजी में पास होते हैं, 35% गणित में पास होते हैं, लेकिन दोनों में मिलाकर कितने होते हैं? 20%। तो बताइए कितने बच्चे क्या हो जाते हैं? फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु पास्ड। थोड़ा सा एरर है टाइप करने में, मैं समझा देता हूं। देखो 55% मान लो इंग्लिश का ये डाटा है और एक हमारे पास मैथ का डाटा है। अगर हम बात करते हैं पास स्टूडेंट की, तो 55% इंग्लिश में पास हुए हैं और 20% क्या है टोटल, तो मैं बीच में रखूंगा 20%। अब ये कह रहा है कि 55 इंग्लिश में है, तो ओनली इंग्लिश की अब बात करेंगे तो ये तो 20 हो चुका है और 55 टोटल है, तो ओनली इंग्लिश में कितने रहे होंगे? 35%। क्लियर है भाई? अब मैथ्स की बात करता है, टोटल मैथ्स में कितने हैं? 35। अब कॉमन कितने हैं? 20, तो यहाँ कितने रहेंगे? 15। देखो समझो मैं क्या बताना चाह रहा हूं। मैंने ये बताया कि 55% टोटल इंग्लिश में, 35% टोटल मैथ में। क्लियर? लेकिन कह रहा है कि बोथ कितने? 20%। तो मैंने 20% को बीच में रख दिया। जब 20 को बीच में रख दिया तो इधर कितना बचा है? 55 में से 20 घटा देंगे, 35 बचा है। इधर क्या आएगा? 35 में से 20 घटा देंगे तो 15 बचा है। तो मैंने ये कहा कि टोटल पास बच्चे ये। अब इनको आप काउंट करेंगे, कितना हो जाएगा? 35 प्लस 20 प्लस का 15।
ठीक है भाई, तो इसको जोड़ेंगे हम 35 और 15 बन जाएगा हमारे पास 50 और 20 70। 70% बच्चे क्या हैं, ये पास हैं। 70% बच्चे क्या हैं, पास। 70% बच्चे क्या हैं, पास। और उनकी संख्या दे रखी है, किसकी दे रखी है, फेल की। इधर देखो फेल की दे रखी है, 1200 बच्चे फेल हो गए। तो मतलब मैं कहूंगा 30% फेल हो गए। भाई टोटल परसेंट कितने होते हैं, 100% बच्चे होते हैं, 70% पास हैं, तो फेल कितने हैं, 30%। अब 30% ये जो फेल है, इन फेल की संख्या बताइए सवाल में, 1200। क्लियर, 1200। तो आपसे पूछ रहा है फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु पास्ड, तो बताइए कितने पास हुए, यानी 30% की वैल्यू देके आपसे 70% की वैल्यू पूछ रहा है। तो आप इसे बनाएंगे 1% का, तो कितना हो जाएगा, 0 कट गया, 3 चौक 12 यानी 40 आ जाएगा। 3 चौक 12 40, ठीक है। 1% की वैल्यू कितनी आ रही है, 40, और 70 का चाहिए, तो आप क्या कर देंगे, इसमें 70 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 7 चौक 28, 2800 बच्चे क्या हो गए भाई, टोटल पास हो गए। परसेंटेज में अलग दे रखा था, हमें क्या चाहिए था, नंबर में चाहिए था। तो 2800 बच्चे क्या हुए पास और 1200 बच्चे क्या हुए फेल। तो इस सवाल को ये करने का एक अच्छा तरीका था, वेन डायग्राम से हम इसे सॉल्व कर सकते थे। मैंने क्या बनाया, ये अंदर ये वाला बनाया, पास वाला परसेंटेज, ठीक है भाई, और फेल कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। चलो आगे सवाल। अब देखो, अभी पहले दिन क्या आ रहा था, सीधा आपसे लंबाई चौड़ाई 2 गुना देखे, क्या पूछ रहा था, वॉल्यूम, उसका क्षेत्रफल पूछ रहा था। अब यहाँ पे थोड़ा सा चेंज किया है, कहता है कि एक कमरे की एक दीवार है, दीवार क्या होती है, एक आयत के फॉर्म में होती है, उसकी लंबाई चौड़ाई 8 और 5 के अनुपात में। क्लियर, कह रहा है इसे पेंट कराने का खर्चा 10 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर है। प्रति मीटर स्क्वायर से कितना है, 40,000 रुपये है। तो बताओ इसकी लंबाई और चौड़ाई क्या है। अब लंबाई चौड़ाई आपसे पूछी है, इसकी क्या क्या हो सकती है, ठीक है भाई। तो सबसे पहले आप क्या निकालेंगे कि 10 रुपये के हिसाब से जो खर्चा हुआ है, मतलब अगर हम क्या कर दें, उसको टोटल खर्चे को 10 रुपये से भाग कर दें, तो हमारे पास टोटल क्षेत्रफल आ जाएगा। देखो मैं इसका एरिया कैलकुलेट कर रहा हूं, आप एरिया कैसे निकालेंगे इसका, ये देखो कह रहा है कि 1 मीटर स्क्वायर का खर्चा, 1 मीटर स्क्वायर का खर्चा कितना है, 10 रुपये, और टोटल खर्चा कितना है हमारे पास, 40,000 रुपये। क्लियर है बात। अगर 40,000 रुपये है, 10 रुपये 1 मीटर के लिए चाहिए, तो आप इसे 10 से भाग कर देंगे, ये टोटल मिल जाएगा आपको एरिया। एरिया आ जाएगा 4000 मीटर स्क्वायर, 4000 मीटर स्क्वायर। क्लियर। अब इसमें कहता है कि लंबाई और चौड़ाई, और एरिया क्या होता है इसका, L इंटू बी होता है भाई। एरिया कितना होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। तो मैंने माना कि इसकी चौड़ाई 5x है और लंबाई कितनी है, 8x। गुणा करेंगे तो ये कितना बन जाएगा, 8 पंजे 40, 40x स्क्वायर इक्वल टू कितना आ जाएगा, 4000। आप 0 से 0 काटेंगे, यानी x स्क्वायर इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका, 4 से कट जाएगा तो ये 100, और x की वैल्यू आ जाएगी 10। x की वैल्यू 10 आ जाती है, तो आपसे पूछ रहा है इसकी लंबाई कितनी है, चौड़ाई कितनी है। चौड़ाई 50 और लंबाई हो जाएगी 80 सेंटीमीटर, और यही इसका राइट आंसर है। तो मतलब इसमें आपको सिर्फ क्या करना था कि जो टोटल खर्चा है उसको 10 रुपये से भाग करके हमने क्षेत्रफल निकाल लिया, और क्षेत्रफल को L इंटू बी की फॉर्म में पुट करके हमने आंसर निकाल दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अलजेब्रा से सवाल आया है, कहता है कि x प्लस वाई इक्वल टू 5 और x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 35। आपसे पूछा है x की पावर 4 और y की पावर 4 बताइए। देखो x की पावर 4 और y की पावर 4, और ये गिवन है, तो आप एक चीज देखेंगे, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है ना, ये आपसे डायरेक्ट गिवन दे दिया 35। आप इसका एक बार और होल स्क्वायर कर ले तो x की पावर 4 और y की पावर 4 मिल जाएगा, बिल्कुल सही बात है। लेकिन उससे पहले आप एक बार ये देख सकते हैं, क्या हम इसमें कोई वैल्यू सेटिस्फाई कर पा रहे हैं x और y की, तो हम इस सवाल को आसानी से बना सकते हैं। लेकिन आप ये देख पाएंगे कि x और y की वैल्यू आप कोई भी पुट नहीं कर पाएंगे। 4 और 1 पुट करते हैं, 5 यहाँ बन जाएगा, लेकिन यहाँ कंडीशन नहीं सेटिस्फाई करेगा। 3 2 बनाएंगे, यहाँ बन जाएगा, यहाँ नहीं करेगा, और भी वैल्यू आप सोचेंगे तो इस पर जाके कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती है। इसलिए आपको क्या करना है, आपको इसको होल स्क्वायर करने की जरूरत है। आप दोनों तरफ क्या कर देंगे, इसका होल स्क्वायर कर देंगे। आप इसका होल स्क्वायर करेंगे तो ये बन जाएगा आपका x की पावर 4 प्लस y की पावर 4 प्लस 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल टू 35 का स्क्वायर करेंगे तो 35 का स्क्वायर कितना हो जाएगा भाई, 5 का स्क्वायर 25 होता है, और 3 चौक 12 यानी 1225 हो जाएगा। क्लियर। अब आपको करना क्या है, इसकी वैल्यू चाहिए आपके पास x स्क्वायर और y स्क्वायर की, ठीक है। तो आप x स्क्वायर
इंटू वाई स्क्वायर की वैल्यू निकालने के लिए आप क्या करेंगे, इसका एक बार स्क्वायर करेंगे, x प्लस वाई का होल स्क्वायर करेंगे और सामने हो जाएगा ये 25। तो यहाँ से बनेगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy इक्वस टू 25। क्लियर। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर की वैल्यू आपके सामने गिवन है 35, तो 35 प्लस 2xy इक्वस टू 25। इधर से आप 35 को उधर भेजेंगे तो ये हो जाएगा 2xy इक्वस टू माइनस का 10। ठीक है भाई, माइनस का 10, 2 से काटेंगे तो x इंटू वाई का मान आ जाएगा माइनस का 5। क्लियर। अब ये माइनस का 5 आ चुका है और इसका होल स्क्वायर बनाएंगे तो क्या बन जाएगा भाई, यहाँ पे हमें होल स्क्वायर यूज करना है क्योंकि जो आपसे पूछा गया है वो सिर्फ इतनी वैल्यू पूछी गई है, यानी एक्स स्क्वायर एक्स की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4 पूछा गया है। तो इस चीज को आप क्या करेंगे, उधर भेजेंगे, यानी 1225 में से आप घटाएंगे कितना, 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर। तो x y की वैल्यू -5, अगर इसका होल स्क्वायर करते तो कितना हो जाएगा 25, और 25 का 2 में गुणा करेंगे तो कितना बन जाएगा 50। 50 को उधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा आपका 25 दूनी 50। ठीक है, 50 इसमें से माइनस कर देंगे, आप 50 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 5 और ये हो जाएगा आपका 1175। ठीक है, इस तरीके से इसका हम आंसर निकाल सकते हैं। इसमें इतनी कैलकुलेशन करने की जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि ये फॉर्मूले मतलब डायरेक्ट वैल्यू को हम सेटिस्फाई नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए हमें ये फॉर्मूला लगाना पड़ा। हर शिफ्ट में ऐसा सवाल आ रहा है, किसी में तो हम वैल्यू को सेटिस्फाई कर पा रहे हैं लेकिन कोई कोई सवाल ऐसा है जिसमें वैल्यू सेटिस्फाई नहीं हो रही है। चलो इस सवाल को देखते हैं, बहुत अच्छा सवाल है। इसमें कहता है कि थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं इसे, हाउ मैनी टोटल नंबर बिटवीन 100 एंड 200 विच आर डिविजिबल बाय 12। 12 से विभाजित संख्या बतानी है, 100 और 200 के बीच कितनी है। देखो इस सवाल को हम एपी से भी कर सकते हैं और एपी से बिना किए हम जल्दी से जल्दी कैसे कर लेंगे। मान लो 100 से 200 के बीच पूछा है आपसे, 100 से 200 के बीच, और वो नंबर क्या होना चाहिए, 12 से डिवाइड होना चाहिए। कितने से, 12 से डिवाइड। तो आप एक बात मान के चलो, अगर मैं ये काउंट करता हूं 1 से लेकर 200 तक कितने होंगे, यानी 200 को आप सीधा सीधा 12 से डिवाइड कर दो तो कितना आ जाएगा, पूरा पूरा भाग जाएगा कितनी बार, 12 एकम 12 और 8, ठीक है, 12 6 72 6। तो मैंने ये देखा रिमाइंडर क्या बच रहा है उससे कोई मतलब नहीं है, कितनी बार जा रहा है, 16 बार। अगर मैं 1 से 200 तक संख्या देखता, 1 से लेके 200 तक देखता कि जो 12 से कट रही है तो संख्या कितनी आती, 16 आती। क्लियर बात। अब लेकिन मुझसे कह रहा है कि भाई मुझे तो 100 से 200 के बीच में चाहिए, तो आप क्या देखेंगे, 100 से पहले की संख्या कितनी है उन्हें हटा दो, यानी इस 100 को आप 12 से भाग करेंगे तो कितनी बार जाएगा, 12 8 96। यानी मुझे ये लगा कि 12 से डिवाइड होने वाली 100 तक संख्या कितनी है, 8, और 200 तक कितनी है, 16। मुझे पूछा है कि 100 से और 200 के बीच में कितनी आएंगी, तो मैं 16 में से 8 घटा दूंगा और मेरा आंसर आ जाएगा 8। ठीक है, 8 इसका सही आंसर है। बहुत अच्छा तरीका है, आप इस तरीके से करेंगे तो बहुत जल्दी कर पाएंगे, मेंटली हो जाएगा, पेन चलाने की जरूरत नहीं है। वरना आप इसे एपी में बनाएंगे तो आपको फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म पे जाना पड़ेगा, ये ए, फिर फॉर्मूला लगाएंगे ए प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, यहां से हो जाएगा अच्छे तरीके से, लेकिन उसमें टाइम वेस्ट होगा, टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, आप इधर से इसे कर सकते थे। आगे सवाल देखते हैं। अगला सवाल देखो, ये आपका अलजेब्रा का क्वेश्चन है। जैसा कि मैं बता रहा था, कुछ सवालों में हम वैल्यू पुट कर पा रहे हैं, कुछ में नहीं। अब ये सवाल है, आपसे पूछा है कि भाई 2x और 5y, इसकी वैल्यू गिवन है 24, बिल्कुल सही है, और आपसे कहता है कि x गुणा में y बराबर कितना है, 8, और पूछा है आपसे कि बताइए भाई 8x की पावर 3 प्लस 125 y की पावर 3 का मान क्या होगा। सीधा सीधा मुझे दिखाई दे रहा है कि अगर मैं इसका होल क्यू कर दूं तो ये वैल्यू मिल जाएगी, लेकिन होल क्यू करने से पहले मैं ये दिमाग लगाना चाह रहा हूं कि भाई इसकी वैल्यू में डायरेक्ट पुट करके देख लूं एक्स वाई की, तो क्या हुआ, कैसे पुट करेंगे। ये कंडीशन दे रखी है कि दोनों का मल्टीप्लाई 8 होना चाहिए, तो 8 होने के लिए आप सोचेंगे एक हो सकता है एक्स का मान और वाई का मान 8 हो सकता है, बिल्कुल सही है। और क्या सोचेंगे, एक्स का मान 2 हो सकता है तो वाई का मान 4 हो सकता है, और तो कोई वैल्यू नहीं है, यही 2 वैल्यू है, दोनों को पुट करके देख लो। अगर एक्स की वैल्यू 1 रखते हैं तो ये कितना बन जाएगा, 2। एक्स वाई की वैल्यू 8 रखते हैं तो कितना बन जाएगा, 8 पंजे 40, 40 और 2 तो 24 से हो रहा है, और नहीं हो रहा है, 42 बनना है, तो ये हम नहीं सोच पाएंगे। अब क्या करना है, 2 और 4। अगर मैं x की वैल्यू को 2 रखता हूं तो ये बन जाएगा कितना, 4 बन जाएगा, और y की वैल्यू 4 रखने पर कितना बन जाएगा, 20 बन जाएगा, 4 और 20 24 हो गया, मेरा काम चल जाता है। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर x की वैल्यू मैं 2 पुट करूंगा और y की वैल्यू
4 पुट करूंगा तो ये बन जाएगा x की वैल्यू 2 पुट करने पर ये बन जाएगा 8 इंटू 8 प्लस 125 इंटू वाई की वैल्यू 4 रखनी है तो ये बन जाएगा आपका 64। इसका मल्टीप्लाई करेंगे 8 64 हो जाएगा और इसमें से क्या बच रहा है, ठीक है 125 गुणा में 64। तो आप इसमें कॉमन लेके कर सकते हैं, देखो कैलकुलेशन को आसान करना भी आना चाहिए। आप 64 को कॉमन ले लेंगे, यहाँ से 64 को कॉमन ले लेंगे तो ये बन जाएगा आपका 1 प्लस में 125 यानी 126 बन गया। 64 गुणा में 126, ठीक है भाई। अब आप इसे दो तरीके से गुणा करके कर सकते हैं, या तो आप डायरेक्ट गुणा कर लो इसका 126 में, या फिर ऐसे भी कर सकते हैं 64 का गुणा पहले किस में कर लो 120 में, आसानी हो जाएगी, प्लस 64 का गुणा किस में कर दो 6 में। इस तरीके से हम इसे बना सकते हैं, ठीक है। गुणा करके देख लेंगे और ऑप्शन से क्या कर सकते हैं, पहले इसका फर्स्ट डिजिट सेकंड डिजिट मिला के देख लेते तो आंसर आ जाता है। दोनों तरीके से हम इसको कर सकते थे। चलो आगे देखते हैं हम। फाइंड द स्क्वायर रूट, इसका स्क्वायर रूट पूछा है आपसे। ये सेकंड डे के क्वेश्चन में आपको करा रहा हूँ, जितने भी हैं 20 के बाद में ये सब कितने सेकंड डे के हैं। तो इसका आपसे स्क्वायर रूट पूछा है 108,900, ठीक है भैया। इसका आपसे पूछा है वर्गमूल। तो वर्गमूल करने का आपको सबको तरीका मालूम है ना, फिर भी बता देता हूं। देखो ये 2 जीरो आए तो यहाँ पे क्या आएगा 1 जीरो आएगा। अब ये कितना बचा 1089। अगर आपको ये याद है तो आप डायरेक्ट देख सकते हैं, क्योंकि 1089 यानी अगर 32 की बात करते हैं तो कितना आता है 1024, और 1089 89 ये कितने पाएगा 3 आ रहा है यानी 33 पे आ जाएगा। तो यहाँ पे आंसर कितना बन जाएगा आपका 33 बन जाएगा। और भी इसके तरीके, आप इसको 2 अलग भागों में देख लो। आपने ये तो देख लिया 0 बच गया, ठीक है, इसका 2 जीरो का 1 जीरो आ जाएगा। इसको आप अलग अलग करेंगे तब भी कर सकते हैं। अगर आप इसका, मैं इसे मल्टीप्लाई करके मैंने 100 अलग निकाल लिया तो उसका कितना आ गया 10 आ जाएगा यानी 0 आ जाएगा। अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आपको पता है कि इसका कितना आएगा 89 का यूनिट डिजिट के हिसाब से देखेंगे तो या तो 3 आएगा या फिर 7 आएगा, यानी 3 3 9 और 7 का 7 49 9 होता है, ठीक है। और 10 किसके बीच में आ रहा है तो यहाँ पे कितना आएगा 3 यानी 3 33 या 37 आएगा। फिर ये देखते हैं कि सिलेक्शन किसका करें 33 का 37 का, ये मैंने सब पढ़ा रखा है आपको। स्क्वायर रूट वाली वीडियो में देखेंगे आपको पता लग जाएगा। हम क्या करते हैं 1 बढ़ा के गुणा कर लेते हैं 4 यानी 3 चौक 12 और 12 और 10, ठीक है भाई। तो कितना छोटा है तो छोटी वैल्यू आएगी यानी 33 हो जाएगा। इसका आंसर कितना हो जाएगा 330 हो जाएगा। सभी आप स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट वाली मेरी वीडियो देख लें, उसमें ये सारी शॉर्ट ट्रिक्स समझा रखी है कि किस तरीके के इसको लेना होता है, ठीक है। आसान सवाल था, आप कर सकते थे। नेक्स्ट, ठीक है, अगले सवाल में हम देखते हैं। कह रहा है कि 250 बच्चे हैं एक क्लास में, उनमें से सभी की एवरेज एज 48 साल है। अगर हम बॉयज की बात करते हैं तो उनकी एवरेज एज 50 साल है और गर्ल्स के कितनी है 45। तो कैलकुलेट द नंबर ऑफ बॉयज इन दिस क्लास। देखो ऐसे सवाल में आपसे पूछ रहा है कि बताइए लड़कों की संख्या कितनी है, लड़कियों की संख्या कितनी है, कुछ भी ऐसा पूछता है तो इस सवाल को हम बड़े अच्छे से एलिगेशन लगा के कर सकते हैं। कैसे करेंगे, टोटल विद्यार्थी हमारे पास है 250, क्लियर। अब इसने कहा है जो एलिगेशन लगता है वो भी ध्यान रखना है। एलिगेशन किस पर रखता है कि जब 2 तरीके की चीजें मिलाकर एक नया मिश्रण तैयार किया जाता है, तो ये जो मिश्रण में जो बनता है रेशियो वो बताता है कि इनिशियल ये किस अनुपात में मिला है, क्लियर। अब आप ये देख पा रहे होंगे, अगर मैं एवरेज एज का रेशियो लेके चलता हूं तो इसमें बॉयज और गर्ल्स की बात की है। बॉयज का एवरेज एज कितना है 48, सॉरी बॉयज का कितना है 50, बॉयज का 50 है और गर्ल्स का कितना है 48। 48 गर्ल्स का नहीं है, गर्ल्स का 45, ठीक है। और सभी का मिला के कितना है 48। एलिगेशन का ये भी नियम है कि ये जो मिक्सर का टोटल जो होता है ये एक से छोटा होता है और एक से बड़ा होता है, तभी एलिगेशन लग पाता है, ठीक है। और यूनिट भी सेम होनी चाहिए। अब आप इस पर एलिगेशन लगाएंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 3 और ये आ जाएगा 2, यानी जो बच्चे हैं वो लड़के कितने हैं 3 अनुपात में और लड़कियां कितनी है 2 अनुपात में। तो टोटल बच्चों को 250 बच्चों को आप 3-2 के अनुपात में बांटेंगे। 3-2 का मतलब 5, 5 का मतलब कितना आया 150 लड़के हो जाएंगे और 100 लड़कियां हो जाएंगी। यही इसका सही आंसर बन जाएगा। तो एलिगेशन आपको आना चाहिए, एक अच्छा कॉन्सेप्ट है एलिगेशन भी। एक चुनाव में एक व्यक्ति को 40% वोट मिलते हैं, ठीक है भाई, और वो 35,000 वोटों से हार जाता है। तो बताइए कुल वोटों की संख्या कितनी है, कुल वोटों की संख्या कितनी है। 40,000 से हार जाता है,
अच्छा देखो भाई, टोटल वोट 100% होते हैं, क्लियर। अब इसमें दो कैंडिडेट हैं, एक जीतने वाला विनर वाला और एक हारने वाला। जो हारता है उसे 40% वोट मिलते हैं, तो जीतने वाले को कितने मिल रहे हैं? 60% मिल रहे हैं, सीधी सी बात है। इससे 60% मिल रहे हैं, इसे 40% मिल रहे हैं, दोनों का डिफरेंस कितना है? 20%। और 20% का मतलब कितना दे रखा है? 35,000 वोट। 20% का मतलब कितना दे रखा है सवाल में? 35,000 वोट। आपसे पूछा है टोटल संख्या वोटों की, 100% पूछा है, तो 20 का मतलब इतना हो रहा है, और 20 से हमें जाना है 100 पे, तो कितना हो रहा है? 20 पंजे 100, 5 से गुणा कर दो भाई इसमें, इससे 5 से गुणा कर देंगे तो ये आ जाएगा 1 0 2 0 3 0 और 35 दूनी 70, 5 पंजे 25 2 और 5 3 15 2 17, यानी ये आंसर बन जाएगा आपका 1,75,000। टोटल वोटों की संख्या कितनी आ जाएगी? 1,75,000। नेक्स्ट, इसमें आप देखेंगे 5,000 रुपये, सिंपल इंटरेस्ट की बात की है। इस सवाल को भी एलिगेशन से कर सकते हैं बहुत अच्छे तरीके से। देखो कह रहा 5,000 रुपए के कुछ भाग को 5% पे लगाया गया, शेष भाग को 10% पे लगाया गया, टोटल 5 वर्ष के लिए इन्वेस्ट किया गया, और लास्ट में जो ब्याज मिलती है वो 1,750 रुपए प्राप्त होती है। तो बताइए 5% की दर पे कितना भाग लगाया? देखो टोटल पैसा कितना है? टोटल हमारे पास है 5,000 रुपए जो इन्वेस्ट किया है, क्लियर। अब उसने दोनों को अलग अलग भागों में किया है, कुछ तो 5% पे लगाया है, 5% की रेट पे, और कुछ उसने लगाया 10% की रेट पे, क्लियर है। अब इसमें दोनों का टाइम दे रखा है 5 साल। आप ध्यान से समझेंगे इसको। अगर मैं 5 साल की बात करता हूं तो टोटल ब्याज कितनी मिल जाएगी? 5 साल के लिए 5% से कितनी मिलेगी? 25%, क्योंकि साधारण ब्याज है तो सेव कर देंगे हम। ऐसे ही दूसरे हिस्से से कितनी ब्याज मिली होगी? 50%। मैंने ये देखा पहले हिस्से से तो 25%, दूसरे हिस्से से कितनी? 50%। लेकिन मैं बात करूं टोटल ब्याज कितनी मिली है मुझे? 1,750। तो मैं ये देखूंगा 1,750 जो रुपया ब्याज है वो कितने पे मिली है मुझे भाई? वो मिली है 5,000 पे। अगर मैं यहाँ नीचे 5,000 लगा देता हूं और इसका परसेंट बनाने की कोशिश करता हूं, 0 से 0 0 से 0 0, यानी 5 से काटेंगे तो ये आ जाएगा आपका 5 तिया 15 और 5 तिया 15, 5 पंजे 25, 35% आ रहा है। तो आपने ये देखा कि बिल्कुल एलिगेशन हमारा काम कर जाएगा इस पर। पहला हिस्सा 25% पे दिया, दूसरा दिया 50% पे। मैं थोड़ा सा छोटा कर लेता हूं इसे। पहला हिस्सा 25% पे, देखो कैसे लगाएंगे। फर्स्ट पार्ट 25% पे, यानी फर्स्ट पार्ट से हमें 25% मिली ब्याज और दूसरे पे मिली 50%। लेकिन ओवरऑल की बात करते हैं तो कितनी मिली? 35%। लगा दो एलिगेशन यहाँ पर। इसका डिफरेंस कितना आ रहा है भाई? 15 का आ रहा है। इसका डिफरेंस कितना आ रहा है? 10 का आ रहा है। आप इसे छोटा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 3 और 5, यानी इसने जो 3 और 2 जो इसने पैसा लगाया है, पहला हिस्सा 3 लगाया है, दूसरा हिस्सा 2 लगाया है। तो आपसे पूछा क्या है? 5% पे कितना पैसा लगाया है, यानी आपसे 3 की वैल्यू पूछी है। 5 का मान 5,000, तो 3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3,000। ठीक है, 5% की दर पर 3,000 लगाया है और 10% की दर पर रिमेनिंग राशि कितनी है? 2,000 लगाया है। तो मैंने क्या कर लिया? मैंने 5-5 साल की ब्याज निकाल ली दोनों पार्ट से और ओवरऑल ब्याज निकाल ली और एलिगेशन पुट कर दिया। आप चाहो तो 1 साल के लिए भी निकाल सकते थे। यहाँ पर आप 1 साल का निकालते तो ये 7% बन जाता, ठीक है, जब भी लगाया जा सकता था। यानी हम ऐसे भी लगा सकते थे 5% पहले पार्ट से, 10% दूसरे पार्ट से, ओवरऑल ये 35% 5 साल का है तो एक का क्या हो जाएगा? 7% हो जाएगा। तो यहाँ से भी यही रेशियो बन जाता है आपका 3-2 का, ठीक है। ऐसे भी हम इसे यूज कर सकते थे। चलो आगे देखते हैं। अच्छा सवाल था। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 10%, 30% की क्रमागत छूट है और 40% की एक और छूट है, तो बताइए ग्राहक के लिए कौन सी छूट होगी अच्छी होगी? तो ग्राहक का मतलब ग्राहक के लिए अच्छी छूट तो वही होती है जिसमें ज्यादा से ज्यादा छूट मिले। अब हम ये देख देते हैं कि सक्सेसिव डिस्काउंट दे रखा है हमारे पास, यानी कंसेक्यूटिव डिस्काउंट दे रखा है क्रमशः। कौन सा 10 और 30, और 40% की अलग से छूट बता रहा है। तो पहले आप इसको देखेंगे इसका इफेक्टिव छूट क्या है, यानी इसकी समतुल्य बट्टा छूट क्या है। तो 10 और 30, यानी आप इसे करेंगे तो क्या हो जाएगा? 10 प्लस में 30 प्लस में 10 माइनस कितना? 10 गुणा में 30 बटे में 100, यानी 3 घटा देंगे तो भाई ये आ जाएगा आपका 40 और 3 37, यानी यहाँ से इक्विवेलेंट डिस्काउंट जो आएगी वो 37% आएगी। और दूसरी छूट कितनी है? 40% की। तो आपसे अब ये पूछ रहा है कि जो कस्टमर है उसके लिए कौन सी बेटर छूट रहेगी? तो उसके लिए सिंगल 40% वाली छूट सही रहेगी, क्योंकि यहाँ तो 37% ही मिल रहा है, ठीक है। आगे सवाल क्या कहता है?
प्राइम फैक्टर कह रहा है, हाउ मेनी प्राइम फैक्टर ऑफ दिस वैल्यू, अभाज्य गुणनखंड की संख्या कितनी होगी। देखो दो तरीके के सवाल है, एक तो आपसे पूछ रहा है अभाज्य गुणनखंड की संख्या, अभाज्य गुणनखंड, और एक सवाल में ये पूछ लेता है कि टोटल कुल गुणनखंड कितने होंगे, कुल फैक्टर। ठीक है, दोनों में अंतर है, गुणनखंड। ठीक है, इसमें पूछा है आपसे प्राइम फैक्टर के नंबर पूछा है, तो आप क्या करेंगे, ये है आपका 8 की पावर 10 इंटू 9 की पावर 7 इंटू 7 की पावर 8। क्लियर। अब आप क्या करेंगे, इन सभी संख्याओं को प्राइम में चेंज कर लेंगे। अभी क्या है, 8 और 9 प्राइम नहीं है, 7 तो प्राइम है, तो हम इसको चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, 8 किस में बनेगा, 2 इंटू 2 इंटू 2, यानी इसे हम लिख सकते हैं 2 की पावर 3 की पावर 10 इंटू 9 की बात करेंगे तो इसे लिख सकते हैं 3 की पावर 2 की पावर 7, और ये हो जाएगा 7 की पावर 8। ठीक है, तो ये पावर क्या हो जाता है, बाहर निकलता है तो मल्टीप्लाई हो जाता है, ये हो जाएगा आपका 30, ये हो जाएगा आपका 3 की पावर कितना, 7 दूनी 14, और ये बनेगा 7 की पावर 8। क्लियर भाई, जितनी बार पावर है तो उतनी ही संख्याओं का क्या हो रहा है, गुणा हो रहा है। आप जब भी आपसे प्राइम फैक्टर पूछ रहा है टोटल, तो क्या करेंगे, सिर्फ पावर को एज इट इज जोड़ देंगे। ये हो जाएगा 30, 14 और 8, 30, 14 और 8 को जोड़ेंगे तो 14 और 8 कितना हो जाएगा भाई, 22, और ये बन जाएगा आपका 52। टोटल संख्या कितनी हो जाएगी, 52। अगर आपसे कुल गुणनखंड पूछता है तो आपको पता होना चाहिए क्या करते हैं, अगर मान लो मैंने निकाला x की पावर n इंटू वाई की पावर m इंटू जेड की पावर कुछ भी मान लो p, अगर आपसे पूछता है कि कुल गुणनखंड कितने हैं, तब हम क्या करते हैं, इनकी पावर में 1 जोड़ते हैं, n प्लस 1 m प्लस 1 और ये होता है p प्लस 1, और इनका क्या कर देते हैं, आपस में गुणा कर देते हैं, तो आपसे टोटल गुणनखंड पूछ सकता है। ऐसा सवाल हो सकता है कि आ जाए अगले शिफ्ट में, तो आप उस चीज को देख के जाएंगे। टाइम एंड वर्क के आसान सवाल थे अभी तक, अब थोड़ा सा ट्विस्ट किया है, जैसा कि हम बात कर रहे थे बच्चों से ऑफलाइन क्लास में, किस तरीके के भी सवाल आ सकते हैं कि कोई छोड़ के चला जाता है, काम समाप्त होने से पहले ही छोड़ के चला जाता है। ठीक है, जल्दी से खत्म करते हैं, 1-2 सवाल और बचे हुए। अब ये कहता है कि ABC किसी कार्य को 40 दिन में, ठीक, तीनों का अलग अलग दे रखा है, ए किसी काम को 40 दिन में कर सकता है, बी उसी काम को 60 दिन में कर सकता है अकेला, और सी उसी काम को 80 दिन में पूरा कर सकता है। तीनों मिलकर कार्य शुरू करते हैं, लेकिन ए कार्य समाप्त होने से 11 दिन पहले छोड़ देता है, बी 8 दिन पहले छोड़ देता है। तो बताइए टोटल काम कितने दिन में हुआ। सबसे पहला काम यही रहेगा, आपको एलसीएम बनाना पड़ेगा। एलसीएम कितना आएगा इनका, 4, 6, 8, ठीक है, 4, 6, इसमें से कितना आ जाएगा, 3, 8, 3, 24, 240। एलसीएम कितना आ जाएगा, 240। ठीक है भाई, 4 से काटेंगे इसे तो ये आ जाएगा 4, 6, 24, ठीक, 6 से काटेंगे 6 चौके 24, 8, 3, 24। ठीक है, तीनों का हमने क्या निकाल लिया, ये वनडे वर्क निकाल लिया, 6, 4 और 3। अब देखो ये काम को कैसे करवाना है, ये ध्यान रखो आप, कैसे हम अरेंज करेंगे इस चीज को। ये कहता है कि टोटल काम है कराने के लिए 240, ठीक है, लिख लिया 240। तीनों ने स्टार्ट किया स्टार्टिंग में, ए बी सी ने, लेकिन तीनों एक साथ नहीं रह पाए लास्ट तक। कहता काम समाप्त होने वाला था, लेकिन उससे 11 दिन पहले ए ने छोड़ दिया। तो मैं यहां से और यहां तक की टाइम ड्यूरेशन काउंट करूं तो कितना हो रही है, 11 डेज। तो 11 डेज पहले किसने छोड़ दिया, ए ने छोड़ दिया। तो मुझे बताओ यहाँ पे काम कौन कर रहा होगा, बी और सी कर रहा होगा। ठीक है, लेकिन कहता है कि काम अभी भी समाप्त नहीं हुआ था और 8 दिन पहले ही बी ने काम छोड़ दिया। तो मुझे ये पता है कि मान लो कि 8 दिन पहले बी छोड़ के चला गया, तो लास्ट के 8 दिन काम किसने किया, सी ने अकेले ने। लास्ट के 8 दिन सी ने काम किया, तो बी सी ने दोनों ने कितने दिन काम किया, 3 दिन, क्योंकि 11 दिन का अंतर आ रहा है, 3 दिन। अब आप क्या करेंगे, आप ये देखेंगे इधर 8 दिन सी ने काम किया है और 1 दिन में सी कितना करता है, 3, तो 8 3 24, टोटल काम कितना हो गया सी द्वारा, यहाँ पर 24 काम हो गया। ठीक है, और बीसी ने 3 दिन किया, बीसी 1 दिन में कितना करते हैं, 4 और 3 7, तो ये हो गया 7 या 21। क्लियर बात, काम कितना हो गया भाई, 21 और 24, 21 और 24 का मतलब 45, 45 काम हो चुका है। तो शेष काम यहाँ पर हुआ है, तो शेष काम को देखेंगे आप कितना बनेगा, ये आप 240 में से कितना घटा देंगे, जो काम हो गया इधर 45 घटाएंगे तो ये बच जाएगा आपका 195, यानी 195 काम किसने किया, तीनों ने मिलके किया। अब एक दिन में तीनों कितना कर रहे हैं, 4, 6, 10, 3, 13, तो 13 से हम इसे डिवाइड कर देंगे, ये आ जाएगा आपका 13 एकम 13 और 13 पंजे 65,
15 दिन। आपसे पूछा कि टोटल काम कितने दिन में हुआ, अब तीनों ने मिलकर किया भाई 15 दिन काम, और इधर कितने दिन, 11 दिन और हुआ, 15 और 11 जोड़ देंगे तो आंसर आ जाएगा 26 दिन। इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा 26 डेज। इतने दिन में पूरा काम समाप्त हुआ। तो ये आपको आना चाहिए किस तरीके से अरेंज कर पा रहे हैं इसे। अगला सवाल कह रहा है कोई धन 2 वर्षों में, देखो कोई राशि है P, 2 वर्ष में हो जाती है 12,200, 2 वर्ष में हो जाती है। फिर कह रहा है कि यही धन 3 वर्ष में यानी 1 साल में और 13,300 हो जाती है साधारण ब्याज की दर से। तो आपसे कह रहा है कि बताइए इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है। तो आप क्या करेंगे, आप यहां से देख रहे हैं कि 1 साल में कितनी साधारण ब्याज मिल रही है, अगर आप इसे घटाएंगे तो आ जाएगा 0, 0, 1 और 1, यानी 1100 रुपये ब्याज मिल रही है 1 साल की। यहाँ पर कितनी मिली है 2 साल, तो 11 दूनी 22, यानी 2200 रुपये यहाँ पे ब्याज मिली होगी, 2200 रुपये यहाँ ब्याज मिली होगी 2 साल की। तो प्रिंसिपल में काउंट करूंगा, 2200 इसमें से घटा देता हूँ, 2200 घटाऊंगा तो प्रिंसिपल कितना हो जाएगा, प्रिंसिपल 10,000 बन जाएगा। अब आपसे रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछ रहा है, 10,000 रुपया प्रिंसिपल हो गया, 1 साल की ब्याज 1100 हो गई, और क्या पूछ रहा है आपसे रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो क्या लगाएंगे, SI इक्वल्स टू PRT अपॉन में 100, सॉल्व कर देंगे इसे तो यहां से रेट निकल आएगा, ये बनेगा आपका 1100 इंटू 100 अपॉन में कितना, प्रिंसिपल कितना है हमारे पास 10,000। ठीक है भाई, टाइम 1 साल का लेके चल रहा है तो रेट आ जाएगा 1, 0, 2, 2, 3, 3, 4, 4 सब कट गया भाई, 11 बच गया। रेट कितना आ गया 11%। ठीक है, रेट कितना आ गया 11%। ऐसे सवालों में हम पहले डिफरेंस निकालते हैं, फिर यहाँ पे देखते हैं कितनी साल का है, 2200 ब्याज मिल लिया, 2200 घटा दिया तो प्रिंसिपल आ गया, फिर आपने सीधा फॉर्मूला लगा देना और आंसर आ गया। अगला सवाल देखते हैं। देखो ये अब थोड़ा सा चेंज किया ट्रिग्नोमेट्री में, जैसा कि मैं बता रहा था हल्का हल्का चेंज होता जाएगा। ये एक आइडेंटिटी होती है, आपको याद होनी चाहिए आइडेंटिटी क्या है, ये cos थीटा, cos 2 थीटा और cos 4 थीटा। ठीक है, आप देखेंगे थीटा की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 20 है ना, तो 20 अप्लाई हो रही है, 20, 40 और 80, यानी ये फॉर्मेशन बन रही है। इसका जो आइडेंटिटी होती है वो होती है 1/4 cos 3 थीटा। ठीक है भाई, तो इसमें आप सीधा पुट कर देंगे, थीटा का मान कितना आ रहा है 20 आ रहा है, इसका आंसर हो जाएगा 1/4 cos 3 दूनी यानी 6 हो जाएगा 60, और 60 cos 60 कितना होता है 1/2, इसका आंसर बन जाएगा 1/4 गुणा में 1/2, यानी ये हो जाएगा आपका 1/8 हो जाएगा। ठीक है, आप और भी आइडेंटिटी याद कर लेना, साइन वाली भी होती है ऐसी आइडेंटिटी, टेन वाली भी होती है, तो आप ये सब करके जाना, इन पर भी सवाल पूछे जा सकते हैं। चलो आगे देखते हैं, ये आपका लास्ट सवाल है आज की क्लास का। ठीक है, और इसमें ये दिया है आपका हाइट एंड डिस्टेंस से, बहुत आसान सा सवाल दिया हुआ है, कहता है कि 25 मीटर एक टावर से कोई व्यक्ति 25 मीटर की दूरी पर खड़ा है, एक व्यक्ति किसी मीनार से 25 मीटर की दूरी से मीनार के शीर्ष पर 30 डिग्री का उन्नयन कोण बनाता है, ये हो गया 30 डिग्री। तो बताइए उस मीनार की ऊंचाई कितनी है, आपसे ये हाइट पूछ रहा है। भाई ये तो बहुत सिंपल सी बात है, अगर ये 30 डिग्री है तो ये 60 रहा होगा, मुझे बताओ 60 के सामने 25 आ रहा है, 60 के सामने 25 आ रहा है तो 30 के सामने कितना आना चाहिए 25/√3, 25/√3। आगे और सॉल्व करेंगे, ऑप्शन देखेंगे तो हम √3 से डिवाइड कर देंगे ऊपर नीचे, ये आ जाएगा 25/3√3, इसका ये सही आंसर बन जाएगा। ठीक है, इतने मीटर उसकी मीनार की ऊंचाई है। ये आपको आना चाहिए 30 और 60 45 में कैसे लगाते हैं, अगर यहाँ 45 होता तो ये इक्वल होता है, अगर ये 45 है ये 45 है तो इसके सामने की भुजा x और इसकी सामने की भुजा x हो जाएगी। अगर 60 और 30 का रिलेशन बनता है, ये 30 है ये 60 है, 30 के सामने x है तो 60 के सामने कितनी होती है √3x होती है। ठीक है, ये रिलेशन आपको मालूम होना चाहिए। ठीक है भाई, आज की क्लास में मैंने कोशिश की है, दोनों दिन के जितने भी क्वेश्चंस मुझे मिल पाए थे मैंने सारे के सारे डिस्कस किए हैं, 28 और 29 के। मैं आगे भी ऐसे 2-2, 3-3 दिन के जो भी मुझे क्वेश्चन मिल पाएंगे मैं वीडियो आपको लेके आऊँगा, और आपका समय बर्बाद ना हो और सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएं। मैंने यही कोशिश की है इस पूरे वीडियो में कि जल्दी से जल्दी मैं आपको पढ़ा सकूँ सारे सवाल। ठीक है भाई, अगर वीडियो मेरी अच्छी लग रही है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और अपने दोस्तों में जो भी तैयारी कर रहे हैं बच्चे आपके गाँव में आपकी रिश्तेदारी में, उन सबके पास लिंक को जरूर भेजें और उनसे कहें कि भाई इस तरीके से क्लासेस चल रही हैं, आप इसे जरूर ज्वाइन करें, लिंक को जरूर शेयर करें। थैंक यू।